मेंबर को हम लोग बोलते हैं स्ट्रट। इसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रट। तो इसको स्ट्रट बोलते हैं। पर ये स्ट्रट दो टाइप के होते हैं। स्ट्रट दो टाइप के होते हैं। कौन से? तो स्ट्रट दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा कंटिन्यूअस स्ट्रट, कंटिन्यूअस स्ट्रट, और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट। तो कंटिन्यूअस स्ट्रट और डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट, ये दो तरीके के स्ट्रट होते हैं। सबसे पहली बात मैंने क्या बताई कि जो ट्रस होता है उस ट्रस में हॉरिजॉन्टल, ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये वाला हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन, ये जो मेंबर होते हैं इसको हम स्ट्रट बोलते हैं। और ये जो स्ट्रट होता है, ये स्ट्रट कौन सा मेंबर होता है? कॉम्प्रेसिव मेंबर होता है। तो इसकी हमें डिजाइनिंग करनी है। पर ये स्ट्रट दो टाइप की होती है, कंटिन्यूअस स्ट्रट और दूसरा डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट ट्रस। अब देखो, अब पॉइंट क्या होता है, ये जो मैंने डायग्राम बताई आपको, यहाँ से आप लोग आइडिया निकाल सकते हो कि ये वाला जो मेंबर है, ये वाला मेंबर, तो ये वाला जो मेंबर होता है हमारा, कौन सा वाला? ये देखो, ये वाला मेंबर, ये जो मेंबर होता है ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से जाके एंड हो गया, तो ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट है। पर ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखो, ये डार्क करके जो बता रहा हूँ मैं, ये हमारा कंटिन्यूअस स्ट्रट होता है। ये क्या होता है? कंटिन्यूअस स्ट्रट। तो ये कंटिन्यूअस स्ट्रट है और ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट हुआ। समझ में आई क्या बात रहे? कंटिन्यूअस स्ट्रट और दूसरा डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट के बीच में डिफरेंस समझ में आया क्या आपको? गोष्ट समजली का? सांगा पटकन। कंटिन्यूअस स्ट्रट किसको बोलते हैं और डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट किसको बोलते हैं? बात समझ में आई क्या? हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन मेंबर को स्ट्रट बोलते हैं, जो जो एंड हो जाएगा डायरेक्टली। ये देखो, ये मेंबर डायरेक्टली जाके एंड हो रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट हुआ। और ये जो मेंबर हुआ हमारा, ये कौन सा? कंटिन्यूअस स्ट्रट। क्यों? क्योंकि इसके आगे कंटिन्यूअसली मेंबर है, देखो इसके आगे। तो देयरफॉर ये जो छोटा मेंबर होगा, ये हमारा कौन सा हुआ? कंटिन्यूअस स्ट्रट। ठीक है, अगला पॉइंट। अब अगला पॉइंट क्या होता है हमारे आईएस कोड में, पेज नंबर 47 पे, हाँ पेज नंबर 47 और 48 पे इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। तो देखो, पहला पॉइंट में बताता हूँ आपको, इस स्ट्रट में सिंगल एंगल स्ट्रट, सिंगल एंगल स्ट्रट खूप सोपा आहे, व्यवस्थित लक्ष देऊन ऐका, याच्यावरती भी क्वेश्चन असेल उद्या. सिंगल एंगल स्ट्रट. अब ये सिंगल एंगल स्ट्रट में दो केस होती है. सबसे पहले स्ट्रट मतलब क्या होता है ये मैंने बता दिया. स्ट्रट जो होती है वो दो टाइप की होती है, कंटिन्यूअस स्ट्रट और डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट. इसके बारे में मैंने बता दिया. अब मैं उठाता हूँ सिंगल एंगल स्ट्रट. अब ये सिंगल एंगल स्ट्रट, इसका मीनिंग क्या होता है? आप लोग ने देखा ये ट्रस को, ये ट्रस को आप लोगों ने देखा. अब ये जो ट्रस होता है, ये जो ट्रस होता है, ये जो मेंबर होते हैं, इस मेंबर को हम लोग क्या करते हैं, एंगल सेक्शन जो होता है हमारा, एंगल सेक्शन, इस एंगल सेक्शन को यहाँ पे लगा देते हैं. तो एंगल सेक्शन पे यहाँ पे लगा दूंगा. मतलब ये जो हमारा ट्रस यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, इसके मेंबर कौन से है? एंगल सेक्शन के. कौन से? एंगल सेक्शन के. तो सिंगल एंगल है. सिंगल एंगल मतलब क्या? सिर्फ ऐसा ही कोई सिंगल एंगल ऐसा ही होगा, सिर्फ सिंगल एंगल इस तरीके से. ठीक है. तो सिंगल एंगल का क्या करा मैंने? सिंगल एंगल का सेक्शन मैंने यहाँ पे मेंबर के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है. ठीक है. दूसरी बात, तो स्ट्रट मतलब क्या, इसके बारे में मैंने बता दिया. स्ट्रस मतलब क्या, इसके दो टाइप भी बता दिए मैंने. पहला पॉइंट उठाया था सिंगल एंगल स्ट्रट. तो सिंगल एंगल स्ट्रट के बारे में मैंने बताया था. अब देखो, अब बात क्या होती है, आप लोग ऐसा देख सकते हो. कैसा? ये होगा हमारा एंगल सेक्शन, देखो इस तरीके से. तो लक्ष्य द्या व्यवस्थित रहे. ये मैं आपको आइसोमेट्रिक व्यू निकाल के बता रहा हूँ इस तरीके से. ठीक है. ये हमारा कौन सा एंगल सेक्शन है, बराबर. मतलब ऐसा एंगल सेक्शन, ऐसे वर्टिकल एंगल सेक्शन मैंने डायग्राम निकाल के आपको बता दी. अब क्या क्या हो सकता है? ये जो ट्रस था, ये जो ट्रस था, इस ट्रस के, ये जो ट्रस मैंने आपको बताया, इस ट्रस में आपने जो ये मेंबर था, इस मेंबर के लिए आपने यूज़ क्या किया? इस एंगल सेक्शन को यूज़ किया. जो हमारा स्ट्रट था, इस स्ट्रट के लिए आपने सिंगल एंगल सेक्शन को यूज़ किया. पर आप लोग जब यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे गसेटेड प्लेट होती है. यहाँ पे भी गसेटेड, जहाँ जहाँ जॉइंट होता है वहाँ पे गसेटेड प्लेट होती है. तो यहाँ पे गसेटेड प्लेट होगी, बराबर. ये बात भी बराबर है. तो यहाँ पे गसेटेड प्लेट होती है. तो अब देखो, ये जो एंगल सेक्शन था, इसके बराबर ऊपर, इसके बराबर ऊपर, इस तरीके से, इसके बराबर ऊपर जब गसेटेड प्लेट होगी इस तरीके से, इसका कांटेक्ट, तो एंगल सेक्शन का जो सेक्शन था उसका कांटेक्ट जब गसेटेड प्लेट से इस तरीके से होगा, तो ऊपर से या जो लोड यहाँ पे लगेगा, ये लोड किस तरीके से लगेगा? ये लोड कॉन्सेंट्रिक लगेगा, कॉन्सेंट्रिक लगेगा.
गोष्ट समजली का? मराठी सांगू का? हे बघा मी काय बोललो की जो आपला अँगल सेक्शन असतो त्या अँगल सेक्शनचा जो एक एंड आहे त्या एंडला तिकडे आपण काय चिटकवलं, समजा गसेटेड प्लेट चिटकवलेली. तर अशा पद्धतीने जर का तुम्ही गसेटेड प्लेट लावली असणार, सेक्शनला बरोबर गसेटेड प्लेट जर का बरोबर अशी ठेवली असणार, तर त्या केसमध्ये जो लोड पास होतो तो कॉन्सन्ट्रिकली पास होतो, बरोबर ॲक्सिसमधून सी मधून पास होतो. तो बरोबर कुठून जातो? सी मधून पास होतो. ये वाली कंडीशन समझ में आई क्या आपको? इस ठीक है, तो ये वाली पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन क्या होती है कि ये जो सेक्शन था ऐसा भी आपको दिखाई पड़ सकता है. कैसा? ये देखो रे, ये होगी हमारी गसेटेड प्लेट, और गसेटेड प्लेट को ऐसा भी लगा सकते हैं हम. ऐसा भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा भी हम कनेक्शन कर सकते हैं. तो इसको इमेजिन करने के लिए मैं फिर से आपको ट्रस्ट बता देता हूँ. ये दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्पल में मेंशन की होती है कि क्या करना है आपको. ठीक है, तो देखो पहले मैंने बता दी कि ये जो हमारा एंगल सेक्शन था इस तरीके से, एंगल सेक्शन जो इस तरीके से था, इसको आपने क्या किया, इस तरीके से गसेटेड प्लेट लगा सकते हैं हम. जब ऐसी गसेटेड प्लेट होगी तो कॉन्सेंट्रिक लोड होगा, तो कॉन्सेंट्रिक लोड पास होगा, मतलब बराबर सीजी में से लोड पास होगा. पर गसेटेड प्लेट इस तरीके से, गसेटेड प्लेट इस तरीके से और एंगल सेक्शन इस तरीके से यहाँ से लगाया हुआ है. मतलब कोई भी एक लेग जो होगा उस एक लेग को गसेटेड प्लेट कनेक्ट है. गोष्ट कळाली का रे? कोई भी एक जो गसेटेड प्लेट होगी उस गसेटेड प्लेट को एक ही लेग कनेक्टेड है. पर यहाँ पे ऊपर की गसेटेड प्लेट को पूरा पार्ट ऐसा अटॅच आहे ऊपर. या दोघांमधला फरक कळतोय का तुम्हाला? सांगा बरं पटकन. ऋतुजा, या दोघांमधला पॉईंट क्लिअर होतोय का? गसेटेड प्लेट बघा इथे एकाच लेगला कनेक्ट केलेली आहे, पण इथं जे काय आहे ना क्रॉस सेक्शन ज्याला चिटकून ठेवली, डायवरून ठेवली आहे त्या दोघांमधलं. तो जब इस तरीके की कंडीशन होगी तो कॉन्सेंट्रिक लोडिंग, और जब इस तरीके की कंडीशन होगी तो इसेंट्रिक लोडिंग. कॉन्सेंट्रिक लोडिंग के केस में कुछ भी नहीं करना आपको, जो मैंने पहले लेक्चर में बताया सेम उसी तरीके से करने का है. तो मैंने जो पहले लेक्चर में बताया, मतलब क्या करने का है आपको. देखो देखो हाँ, ये जो कॉन्सेंट्रिक लोडिंग की केस थी आपको मेंशन करेंगे वो एग्जांपल में. तो ये था हमारा एंगल सेक्शन. ठीक है ना, इस तरीके से ये एंगल सेक्शन था. एक मिनिट, काहीतरी निघून गेलं ते. तो एंगल सेक्शन इस तरीके से, ये वाला एंगल सेक्शन होगा कोई. अब ये जो एंगल सेक्शन था, गसेटेड प्लेट जब आप इस तरीके से निकालते हो तो ये कॉन्सेंट्रिक टाइप की लोडिंग हो गई. इस वाले केस में डिजाइनिंग करने के लिए, डिजाइनिंग करो या कोई भी लोड निकालो, आपको प्रोसीजर कौन सी यूज करने की होगी. मैंने जो पहले लेक्चर में पूरी डिजाइनिंग प्रोसीजर आपको लिख के बता दी, टोटल डिजाइनिंग की प्रोसीजर मैंने लिख के बता दी, उस वाला का यूज करना है आपको. मतलब क्या करना होगा, आपको निकालना पड़ेगा इस वाले के लिए KL/R. तो KL/R मिनिमम आप लोग निकाल लेते हो. KL/R मिनिमम निकालने के बाद आपके पास बकलिंग क्लास होना चाहिए, तो आपके पास बकलिंग क्लास भी था. तो KL/R था, आपके पास बकलिंग क्लास था. इन दोनों का यूज़ करके आपने पेज नंबर लगभग कौन सा पेज नंबर था वो, पेज नंबर 40 से लेकर 41 ऐसे जो पेज नंबर थे वहाँ पे जाने के बाद आपने KL/R और FY की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू का यूज़ करके डायरेक्टली आपने FCD निकाल लिया. तो ये तो सिंपल हुआ. मतलब जब एंगल सेक्शन के ऊपर बराबर गसेटेड प्लेट होती है उस वाले केस में लोडिंग कॉन्सेंट्रिकली पास होता है, और उस वाले केस में आपको डिजाइनिंग करनी हो या लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालनी हो, उस वाले केस में ज़्यादा कोई करने की जरूरत नहीं है. सिंपल है. आप लोग क्या करो, KL/R को निकाल लो. एग्जाम्पल में FY दिया होता है तो FY और KL/R इसकी वैल्यू का यूज़ करके आप लोग क्या करते हो, एक टेबल बनाते हो और वहाँ से आप FCD की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हो ऑन द बेसिस ऑफ बकलिंग क्लास. तो बकलिंग क्लास आपके पास होता है, बकलिंग क्लास का यूज़ किया आपने, KL/R मिनिमम का यूज़ किया आपने, और आपने यूज़ किसका किया, आपने FY का यूज़ किया. इसका यूज़ करके डायरेक्टली आप FCD निकाल लेते हो, और FCD को एरिया से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी या कंप्रेसिव लोड मिल जाएगा. तो ये तो सिंपल थी. तो ये वाली पहली केस बहुत सिंपल थी, ये वाली बात मैंने आपको बता दी. क्लियर झाला का पहिली केस रे? पहिली केस जब एग्जाम्पल में ऐसा मेंशन किया होगा कैसा कि क्रॉस सेक्शन ऑफ द एंगल सेक्शन एंड गसेटेड प्लेट आर अटैच टू ईच अदर, ऐसा बोला होगा. नहीं तो एग्जाम्पल में ऐसा मेंशन करके रखा हुआ है कि जो हमने स्ट्रट के लिए जो एंगल यूज़ किया है इसमें से कॉन्सेंट्रिकली लोड पास हो रहा है. जब आपको ऐसा दिया गया होगा तो इसका डिजाइनिंग प्रोसीजर बहुत सेम होता है. आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली FCD की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा. आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी मिल जाएगी. किस तरीके से मिलेंगी इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगा. दूसरी कंडीशन, तो सिंगल एंगल के केस में मैंने पहली कंडीशन बताई कॉन्सेंट्रिक लोडिंग.
कॉन्सेंट्रिक लोडिंग, दूसरी होती है इसेंट्रिक लोडिंग, दूसरी अभी देखेंगे इसेंट्रिक लोडिंग। अब देखो रे, इसेंट्रिक लोडिंग मतलब किस तरीके से, ये देखा था हमने, ये था ट्रस, ये था यहाँ पे ट्रस, ये ट्रस के मेंबर थे, ठीक है, ये मेंबर थे। ये जो मेंबर यूज किया मैंने, ये मेंबर था एंगल सेक्शन का, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन मेंबर को आप लोग स्ट्रट बोलते हो, इसने इसको यूज किया था आपने एंगल सेक्शन का। अब देखो, अब ये जो था यहाँ पे क्या थी हमारी, यहाँ पे थी गसेटेड प्लेट। अब ये गसेटेड प्लेट जो थी यहाँ पे इस तरीके की गसेटेड प्लेट थी, और इस गसेटेड प्लेट से आपने क्या करा, ऐसा अटैच किया, ये था हमारा एंगल सेक्शन। ये देखो रे, नवीन काढून दाखवतो ना, व्यवस्थित समजून घ्या, ठीक है। तो गसेटेड प्लेट के एक एंड पे आपने सिंगल एंगल सेक्शन को अटैच किया, ये थी हमारी गसेटेड प्लेट। ये वाली गसेटेड प्लेट यहाँ से ऐसी उठा के बता रहा हूँ, यहाँ पे ये गसेटेड प्लेट थी, और इसके ऊपर आपने ऐसा एंगल सेक्शन रख दिया, राइट। मतलब गसेटेड प्लेट को इस तरीके से आपने अटैच किया, तो इसका जब आप लोग यहाँ से ऐसे देखोगे तो देखने के बाद आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, ये कैसा, ये होगी गसेटेड प्लेट और ये होगा हमारा एंगल, इस तरीके से हो सकता है, राइट, इस तरीके से एंगल सेक्शन। तो ये एंगल सेक्शन और उसके पीछे गसेटेड प्लेट इस तरीके से। तो जब यहाँ पे लोडिंग जाएगी तो ये लोडिंग इसेंट्रिकली जाएगी, तो इसेंट्रिकली लोडिंग जाएगी तो ये इस वाला केस का जो डिजाइनिंग प्रोसीजर होगा ये अलग से होगा, और किस तरीके से करेंगे इसके बारे में बता दो। पहिले मला सांगाय दोघांमधला फरक कळतोय का, पहिला फरक काय होता बरं का, अँगल सेक्शन जो काही आहे ना, तो अँगल सेक्शन या पद्धतीने अँगल सेक्शन होता, याच्यावरती डायरेक्ट गसेटेड प्लेट ठेवली, दो हे सगळ्यांना अटॅच होते। पण इथं काय बरं का, या गसेटेड प्लेटच्या एका एंडला, एक एंड जो आहे ना म्हणजे एक लेग, त्या एका लेगला आपण गसेटेड प्लेट अटॅच केली। या दोघांमधला फरक कळाला का तुम्हाला, ऋतुजा, प्रशांत, प्रतीक्षा, या दोघांमधला फरक कळाला का? पहिल्यापासून मी तुम्हाला 10 मिनिटं झाले त्याच्यापासून या दोघांमधला फरक सांगतोय, नसेल करा तर कळाला तर पुन्हा सांगतो, तसं पण उदाहरणं येतीलच, त्या उदाहरणावरून भी अजून तुम्हाला चांगली आइडिया भेटेलच, ठीक है। तो वाले दो। अब ये दूसरी जो इसेंट्रिकल की कंडीशन थी, इसमें क्या करना चाहिए, इस वाले के लिए मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ। तो इसेंट्रिक के लिए क्या करना चाहिए इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। तो इस वाले केस में हम क्या करते हैं, फॉर इसेंट्रिक सिंगल एंगल स्ट्रट, सिंगल एंगल स्ट्रट, इस वाले केस में पहली प्रोसीजर हमको निकालना पड़ता है इफेक्टिव इक्विवेलेंट स्लेंडरनेस रेशो। तो आपल्याला काय काढावं लागेल, लॅम्बडा ई, एक मिनट ना, तो लॅम्बडा ई मतलब इक्विवेलेंट, पेनला काय झालं, हां, तो इक्विवेलेंट स्लेंडरनेस रेशो आपको निकालना पड़ेगा। तो लैम्बडा ई की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं हम, लैम्बडा ई दैट इज इक्विवेलेंट स्लेंडरनेस रेशो, इसके आगे आप लिख लो लैम्बडा ई आपको निकालना पड़ता है इस वाले केस में। तो लैम्बडा ई आपने बोला इक्विवेलेंट स्लेंडरनेस रेशो लैम्बडा ई इज इक्वल टू, किस तरीके से निकालते हो आप लोग, आपके पास IS कोड में इसकी वैल्यू है, आपको रटने की जरूरत नहीं। कहाँ पे इसकी वैल्यू, पेज नंबर 48 पे जाओ, तो पेज नंबर 48 पे जाओ, पेज नंबर 48 पे जाओ, आहे का तुमच्याकडे पेज नंबर 48, तो पेज नंबर 48 IS कोडच्या, ठीक है ना। तो पेज नंबर 48 पे जाने के बाद आपको इक्विवेलेंट स्लेंडरनेस रेशो का फॉर्मूला ऊपर ही बताया हुआ है, लैम्बडा ई इज इक्वल टू अंडर रूट में K1 प्लस K2 लैम्बडा वीवी का स्क्वेयर प्लस K3 लैम्बडा फाय उसका स्क्वेअर। कळालं काय, बघा दिले बरं का याच्यामध्ये, IS कोड आहे का तुमच्या समोर, पहिले सांगा पटकन मला, IS कोड डोळ्यासमोर असायला पाहिजे। K1 लिहिलं पण जात नाही, पेज नंबर 48, ये बघा रहे, ठीक है। तो ये वाला, तो इस तरीके से आप कर लो, इक्विवेलेंट स्लेंडरनेस रेशो K1 प्लस K2 लैम्बडा वीवी का स्क्वायर K3 लैम्बडा फाई का स्क्वायर, इस तरीके से आपने कर दिया। अब इसमें अननोन कौन कौन सा होता है, ये जो होता है हमारा K1 K2 और K3, इसकी वैल्यू आपको इस टेबल से मिल जाती है, इस टेबल से आपको मिल जाती है। किस तरीके से यूज करना है इसको आपको, ये देखो नंबर ऑफ बोल्ट एग्जाम्पल में मेंशन किया होता है कि नंबर ऑफ बोल्ट एट ईच एंड, दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा या एक, इस तरीके से बोलते हैं। और गसेटेड प्लेट को किस तरीके से कनेक्ट किया है, फिक्स है या हिंज है, इस तरीके की भी कंडीशन एग्जाम्पल में होती है। तो K1 और K2 की वैल्यू, K1 K2 और K3 की वैल्यू इस वाले टेबल से आपको मिल जाएगी। बोला क्लियर है, क्या पॉइंट रहे, ये जो लैम्बडा ई की वैल्यू थी,
सिंगल एंगल इसेंट्रिक कनेक्शन, मतलब मैंने किस तरीके से डायग्राम निकाल के बताई थी वो वाली बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो लैम्डा इज इक्वल टू K1 K2 और K3 इस तरीके से आपने निकाल लिया। अब बात बची थी लैम्डा वीवी की। तो लैम्डा वीवी क्या होता है हमारा? लैम्डा वीवी होता है, ये होता है एल। एल मतलब क्या? सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग मेंबर। तो सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ सपोर्टिंग मेंबर जो हमें दिया होता है एग्जाम्पल में। आर वीवी मतलब क्या? ये आर वीवी आपको कहाँ से मिलेगी? जो स्टील का टेबल होता है उस स्टील टेबल से आप आर वीवी की वैल्यू उठा लोगे। किस तरीके से उठानी है एग्जाम्पल देखेंगे, वहाँ से एक आइडिया मिल जाएगी। तो यल की वैल्यू मिल जाएगी एग्जाम्पल में से, राइट। आर वीवी की वैल्यू आपको स्टील टेबल से मिल जाएगी। बाद में पाई की वैल्यू तो हमें डालनी होगी डायरेक्टली। एप्सिलॉन मतलब यील्ड रेशो, और यील्ड रेशो क्या होता है? यील्ड रेशो एप्सिलॉन इज इक्वल टू अंडर रूट में 250 डिवाइड बाय एफ वाई, 250 डिवाइड बाय एफ वाई। और इसकी जनरल वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू जनरल वैल्यू कितनी आएगी? लगभग एक ही आती है। क्यों आती है? क्योंकि एफ वाई की वैल्यू आप लोग क्या डालते हो? 250 डालते हो। तो 250 डिवाइड बाय 250 करने के बाद अंडर रूट में इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो एप्सिलॉन की वैल्यू लगभग एक ही आती है, एक ही आती है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी दिया है, यील्ड रेशो बोलते हैं इसको हम, यील्ड स्ट्रेस रेशो 250 डिवाइड बाय एफ वाई रेज टू पावर 0.5 मतलब अंडर रूट, ठीक। तो यल निकाल लिया, आर वी निकाल लिया, एप्सिलॉन निकाल लिया। ये सब डालने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? लैम्डा वी मिल जाएगा। आपको निकालना पड़ेगा अभी लैम्डा फाई। लैम्डा फाई किस तरीके से निकालते हो? आपके पास होता है वो सिंगल एंगल। सिंगल एंगल क्या था आपके पास? सिंगल एंगल ये था, ठीक है। तो सिंगल एंगल सेक्शन था। इस सिंगल एक्शन सेक्शन की ये वाली होगी B1, ये वाला होता है ये आका B2, ठीक। तो आपने जो लिया हुआ है ये एग्जाम्पल में मेंशन किया होता है कि ISA 60/60/8 इस तरीके से। तो 60/60/8 इसका मतलब B1 आया 60, B2 भी आया 60 इस तरीके से। और T मतलब क्या? इसकी थिकनेस। तो T मतलब इसकी थिकनेस, ये जो T है यहाँ पे ये थिकनेस ऑफ क्या हुआ? एंगल सेक्शन की थिकनेस। तो B1 मिल गया आपको, B2 मिल गया आपको, इसकी थिकनेस भी मिल गई। ISA 60 × 60 × 8, तो B1 60 आया, B2 60 आया, और थिकनेस कितनी आई? थिकनेस आई 8। तो इस तरीके से आपने B1 B2 और T भी निकाल लिया। इसका फॉर्मूला यूज़ करके आप लैम्डा वीवी और लैम्डा फाई निकालने के बाद ये सब वैल्यू इसमें डाल दो, आपको क्या मिल जाएगी? लैम्डा ए की वैल्यू मिल जाएगी। बोला क्लियर झाला का? लैम्डा इज अ पॉइंट। लैम्डा ई का पॉइंट समझ में आया क्या आपको? तो लोडेड थ्रू वन लेग, लोडेड थ्रू वन लेग इसको बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं लोडेड थ्रू वन लेग। तो जब एग्जाम्पल में आपको मेंशन किया होगा कि इसेंट्रिकली कनेक्टेड बोलेंगे, नहीं तो लोडेड थ्रू वन लेग बोलेंगे। मतलब जो गसेटेड प्लेट होगी, इस गसेटेड प्लेट को वन लेग क्या है? कनेक्ट है, इस तरीके से आपको बोलेंगे। समझ में आई बात? तो ये तो एक तो वन लोडेड थ्रू वन लेग ऐसा बोलेंगे, उसके लिए ये करना पडेगा आपको। मी जे बोलतोय तुम्हाला कळतंय का रे? का घाई करतोय मी? मला पहिले सांगा, पहिले तुम्ही। मी घाई करतो, हळूवार बोलू, रिपीट करू, काय तुम्ही बोला? मी बरोबर रेंजमध्ये आहे का फास्ट बोलतोय? मयुरी बोला, पटकन सांगा. हॅलो सर, ते K1 K2 K3च्या व्हॅल्यू कशा घ्यायच्या एकदा सांगाल का? हां, K1 K2 K3च्या व्हॅल्यू कसा घ्यायच्या बघा रे. तो K1 K2च्या व्हॅल्यू कसा घ्यायच्या. आता हे सांगण्यासाठी तुम्हाला उदाहरणं सांगतो, ठीक आहे. मी जनरल उदाहरण माझ्यासमोर जे पडले मी ते वाचून दाखवतो, ठीक आहे. आता म्हणलेलं आहे की डिटरमाइन द कंप्रेसिव्ह स्ट्रेंथ. तो डिटरमाइन डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब FCD निकाल के बताओ ऑफ एन ISA 125 95 इंटू 10 एट द रेट 16.5 किलोग्राम पर मीटर विच इज लॉन्गर लेग कनेक्टेड टू दी गसेटेड प्लेट. पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये कॉन्सेंट्रिक होगा या इसेंट्रिक होगा? लॉन्गर लेग कनेक्टेड टू दी गसेटेड प्लेट मतलब ये कॉन्सेंट्रिक होगा या इसेंट्रिक होगा? जल्दी बताओ क्या होगा ये? इसका सिर्फ एक लेग गसेटेड प्लेट को कनेक्ट है, लॉन्गर लेग गसेटेड प्लेट को कनेक्टेड है, मतलब वन लेग, कोई सा भी वन लेग कनेक्टेड है. तो जब भी कोई एक लेग लॉन्गर या शॉर्टर लेग गसेटेड प्लेट को कनेक्टेड होगा तो ये हमारा इसेंट्रिकल एंगल सेक्शन का एग्जांपल है. ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है. दूसरी बात, तो यहाँ पे थिकनेस ऑफ द 3 नंबर्स, देखो यहाँ पे बोला है 3 नंबर ऑफ M20 ब्लैक बोल्ट. तो एग्जाम्पल में जो बोल्ट बताए होते हैं उस बोल्ट से आपको K1 K2 की वैल्यू लेनी पड़ती है. तो एग्जाम्पल में मेंशन किया था कि आपको जो बोल्ट यूज़ करने हैं वो बोल्ट कितने यूज़ करने हैं? 3 नंबर ऑफ. तो 3 नंबर ऑफ बोल्ट जब आप ईच एंड पे यूज़ करते हो तो 3 नंबर ऑफ बोल्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये ऊपर वाला रो यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला. अब हम लेके चलेंगे फिक्स लूँ या हिंज लूँ, तो आपको फिक्स लेनी चाहिए या हिंज लेनी चाहिए? यहाँ पे मेंशन किया होगा तो ठीक,
यहाँ पे मेंशन किया होगा तो ठीक, नहीं तो आप लोग क्या लोगे, आप लोग लोगे हिंज को। क्या लोगे आप लोग, हिंज को लोगे। तो जब मेंशन किया होगा तो बात ठीक होगी, तो नहीं किया होगा तो आप K1 K2 की वैल्यू निकालने के लिए किसको लोगे, हिंज वाले वैल्यू को लोगे। तो हिंज वाले वैल्यू ले लो 0.65, K1 की वैल्यू आ जाएगी 0.72। वहाँ पे मेंशन करके बताना कि हमने अज्यूम किया है कि ये जो कनेक्शन था ये कैसा था, यहाँ पे हिंज कनेक्शन था एंड पे। तो इस तरीके से आप लोग ये लिख डालोगे, तो K1 और K2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल ही लूंगा, तब जाके आपको बात समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये वाला हो गया। सो तो आपने क्या निकाल लिया, फिर लैम्बडा ई की वैल्यू निकाल ली। लैम्बडा ई की वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, लैम्बडा ई की वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा एफसीडी का फॉर्मूला। तो एफसीडी इज इक्वल टू रॉबर्ट, जो हमारा रॉबर्ट पियर्सन का फॉर्मूला मैंने बताया था, एफ वाई डिवाइड बाय गामा एम नॉट डिवाइड बाय 5 + 5 अंडर रूट में, वो वाला जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं, वो वाला फार्मूला यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो वो सब फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा, पर यहाँ पे जो लैम्बडा बार आप यूज़ कर रहे थे पिछले एग्जाम्पल में, यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, लैम्बडा इफेक्टिव यूज़ करना पड़ेगा बस। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते जाते हैं। अब मैं एग्जाम्पल लूँगा, एग्जाम्पल लेने के बाद आपको जनरल आइडिया मिल जाएगी। पर इस वाले टॉपिक पे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। कौन सा क्वेश्चन होता है, वो पूछते हैं आपको कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ एंगल सेक्शन के बारे में बताओ। ये वाला क्वेश्चन है, आप देख लो। मैंने जो आपको क्वेश्चन भेजे थे उसमें एक क्वेश्चन था, इफेक्टिव लेंथ ऑफ एंगल सेक्शन के बारे में बताओ। तो वाला उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। पहिले इसका एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक आहे, याचं एक उदाहरण सॉल्व करून घेऊया, म्हणजे आपल्याला एक आयडिया येऊन जाईल। बघा आता, याचं उदाहरण सॉल्व करतोय, आपल्याला एक आयडिया येऊन जाईल। परीक्षेमध्ये विचारलेलं उदाहरण घेतो। अब देखो रे, एग्जाम्पल देख लो। सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस मेंबर। तो डिसकंटिन्यूअस मेंबर मतलब कहाँ पे होगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये कहाँ पे होगा, इसकी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी कि ये कहाँ पे होता है। ये कहाँ पे होगा, कहाँ पे होता है, ये यहाँ पे कहीं तो होगा। ये होगा हमारा ट्रस। तो ये ट्रस होगा इस तरीके से। ये वाला जो होगा, ये वाला जो मैं इंक्लाइन बता रहा हूँ, ये ए हो सकता है। ठीक, और बोला है कि डिसकंटिन्यूअस मेंबर ISA 110 इंटू 1110 इंटू 10 mm। चलो मुझको एक बात बताओ, इस वाले में से B1 कितना होगा, B1 कितना होगा 110, B2 कितना होगा 110, और T कितना होगा 10 होगा। ठीक है, विथ सिंगल बोल्टेड कनेक्शन इज 2.5 मीटर लॉन्ग। तो इसकी लेंथ भी दी हुई है हमें। ये जो हमारा एंगल सेक्शन था, इसकी लेंथ दी है। कैलकुलेट द डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब आपको एफसीडी निकालने को बोला है। क्या निकालो आप लोग, एफसीडी निकाल के बताओ। सेक्शन इज कनेक्टेड बाय 1 बोल्ट एट ईच एंड। तो नंबर ऑफ बोल्ट कितने हैं यहाँ पे, एक बोल्ट है यहाँ पे। तो एक बोल्ट होगा तो आपके पास क्या होगा, आपके पास वो टेबल है, वहां से आप K1 K2 की वैल्यू उठा सकते हो। तो देयरफॉर हम क्या करते हैं, अब देखो मुझे एक बात बताओ, ये कॉन्सेंट्रिक है या इसेंट्रिक है, ये आपको कहाँ से समझ में आया। ये कॉन्सेंट्रिक